हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम वैदिक सभ्यता के दूसरे आयाम वैदिक सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की क्या स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में उस सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं। देखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन यदि सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वर्ण व्यवस्था थी। और ऋग्वेद काल की जो वर्ण व्यवस्था है वो विश्व की एक अद्भुत व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था हमें संसार में अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है। यह व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, अर्थात समाज का जो विभाजन है वो गुण और कर्म के आधार पर है, वो किया गया था। ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित है वो सिद्धांत मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से हुई। अर्थात जो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, जो भुजा है उससे क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अर्थात ऋग्वेद में जो 4 वर्णों की उत्पत्ति जो पुरुष सूक्त में बताई गई है, उन चारों वर्णों की उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के अर्थात ईश्वर के या ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से बताई गई है। इसका तात्पर्य ये है, ये प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार शरीर में विभिन्न अंगों का जो महत्व है वही समाज में विभिन्न वर्णों का महत्व है। अर्थात शरीर में जो मुख का महत्व है वही समाज में ब्राह्मण का महत्व है। जिस प्रकार मुख है के द्वारा हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, वैसे ही समाज में ब्राह्मण है वो अध्ययन अध्यापन के द्वारा है वो समाज को अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार भुजाएं हैं वो शरीर की सुरक्षा का कार्य करती हैं, वैसे ही क्षत्रिय है वो समाज की सुरक्षा का कार्य करते हैं। जिस प्रकार वैश्य है कृषि पशुपालन के द्वारा है, जिस प्रकार जो आपकी उदर है वो हमें एनर्जी प्रदान करता है, उसी प्रकार समाज में जो वैश्य वर्ग है वो कृषि पशुपालन के द्वारा समाज को ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार पैर हमें गति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार शूद्र है वो विभिन्न तीनों वर्णों की सेवा करके समाज को है वो गतिमान बनाए रखता है। अर्थात सिंबॉलिक है, ये वर्णों का विभाजन है वो सिंबॉलिक किया गया है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों का महत्व है वही समाज में विभिन्न वर्णों का महत्व है। और इसका जो सिंबॉलिक है वो ईश्वर के विभिन्न अंगों से इसलिए बताया गया है क्योंकि जिससे कि जो समाज के विभिन्न वर्ण हैं वो ईश्वर के भेषे हैं, वो अपने अपने वर्ण का है वो पालन करें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था की एक सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्यवस्था जो विश्व की एक अद्भुत सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है, जिसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। और जो ये वर्ण व्यवस्था है इसका उल्लेख केवल ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। अन्य स्थान पर ऋग्वेद के अंदर केवल 3 ही वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, राजन्य और विश्व। लेकिन पुरुष सूक्त के अंदर हमें 4 वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ऋग्वेद के अंदर ये जो वर्ण है, जो विभिन्न व्यवसाय का जो चयन है उसका जो आधार है वो कर्म और गुण था। गुण और कर्म के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था है वो स्थापित की गई थी। अर्थात इसमें व्यक्ति है वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार है वो कोई भी वर्ण है वो चुन सकता था। इसको हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता थी कि वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी स्किल्स के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वर्ण है वो चुन सकता था। एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग वर्ण को चुन सकते थे, जिसकी पुष्टि हमें ऋग्वेद के एक मंत्र से होती है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें शिशु आंगिरस है वो कहते हैं कि मैं मंत्र निर्माता अर्थात कवि हूँ, मेरे पिता भिषज हैं अर्थात वेद हैं, और मेरी माँ है वो उपला पक्षिणी अर्थात पत्थर की चक्की से आटा पीसती है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 समाज परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग जो कर्म और व्यवसाय है वो कर रहे हैं। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल के अंदर है वो हर व्यक्ति को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता थी। अर्थात वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो गुण और कर्म था। गुण और कर्म के आधार पर है वो व्यक्ति है वो अपना वर्ण वो चुन सकता था।
जहाँ तक हम ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक जीवन की जो की हम चर्चा करेंगे, सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण जो इकाई थी वो परिवार थी। और परिवार का जो नेचर था वो पितृसत्तात्मक था अर्थात परिवार था, पैटर्नल सोसाइटी थी, जिसमें पिता का प्रमुख परिवार का जो मुख्य होता था वो पिता होता था। और जो परिवार का जो आधार था वो जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था। तो ऋग्वेद के अंदर जो क्या है कि विभिन्न परिवारों के सदस्यों के लिए नरपत शब्द का उल्लेख मिलता है, जो संयुक्त परिवार का द्योतक माना जाता है। तो इसका मतलब ऋग्वेदिक काल के अंदर है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का अस्तित्व था। और जो पिता है वो परिवार के अंदर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और जो पिता है वो इतना परिवार इतनी उनको शक्ति प्राप्त थी कि कई बार तो है वो पिता द्वारा पुत्र के साथ अमानवीय व्यवहार करने का उल्लेख मिलता है। जैसे एक पुत्र के द्वारा 100 भेड़ें गंवा देने के कारण से है पिता द्वारा उसको अंधा कर दिया जाता है। और सुनसेब की कथा में तो पिता द्वारा अपनी संतान को बेचने का उल्लेख मिलता है। तो ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि पिता को असीमित अधिकार थे परिवार में। परिवार का मुखिया पिता था, पैटर्नल सोसाइटी थी। जहाँ तक हम विवाह की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के अंदर विवाह है वो एक सम्मानित संस्था मानी जाती थी। और विवाह को एक पवित्र और धार्मिक संस्कार है वो माना जाता था। और विवाह का जो उद्देश्य था, जो प्रयोजन था, एक तो जो 4 पुरुषार्थ था उस पर धर्म का पालन करना था, योग्य संतान की प्राप्ति करनी थी जिससे अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो इन 2 प्रयोजनों को लेकर के विवाह किया जाता था, जिससे कि संतान उत्पत्ति है वो, जिससे कि वंश चलता रहे और धर्म का पालन हो। तो इसमें जो विवाह है वो ऋग्वैदिक काल के अंदर विवाह है वो एक मेच्योर अवस्था के अंदर, परिपक्व अवस्था में होते थे। और बाल विवाह का जो उदाहरण है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में जो साधारणतः विवाह है वो अपने वर्ण में होते थे, लेकिन भिन्न वर्णों के अंदर भी विवाह होते थे, क्योंकि समाज के अंदर है वो वर्ण भेद वो नहीं किया गया था, कोई भी वर्ण बदल सकते थे। तो लेकिन जो जो अन्य वर्णों के, भिन्न वर्णों के अंदर जो विवाह होते थे उसको अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो अपने वर्ण में विवाह के अलावा दूसरे वर्ण में यदि विवाह होता था उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं था। दूसरे वर्ण में भी विवाह होते थे जिसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहते थे। अर्थात उच्च वर्ण का लड़का यदि निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था तो उसको अनुलोम विवाह कहते थे। जैसे ब्राह्मण है, जो विमद है वो क्षत्रिय केमतु के साथ विवाह हुआ, उसी प्रकार शैव्स का दामरे के साथ विवाह हुआ। मतलब उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की जो कन्या है उसको अनुलोम विवाह कहते थे, और यदि उच्च वर्ण की लड़की है और निम्न वर्ण की कन्या उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो ऋग्वेद के अंदर हमें जो महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह है वो ययाति के साथ होता है, और अंगिरस की पुत्री शाश्वती का विवाह है वो राजा असंग के साथ होता है। ये प्रतिलोम विवाह के उदाहरण है। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है उसका उल्लेख हमें ऋग्वैदिक काल में मिलता है। तो जो स्त्री है उसको स्त्रियों की स्थिति है वो ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। और एक तरह से जो स्त्री है उसको अपना पति चुनने का अधिकार था। विभिन्न प्रकार के जो मेले वगैरह होते थे उसके अंदर है वो अपने अपने जो जीवन साथी उसको चुन सकती थी। लेकिन कई बार जो विवाह है वो विवाह को गुण और कर्म के आधार पर है वो भी देखा जाता था। जैसे घोषा का विवाह चर्म रोग के कारण से काफ़ी लंबे समय तक नहीं हुआ। मतलब विवाह से पूर्व है वो दोनों पक्षों के गुण दोषों पर विचार विमर्श वो किया जाता था। तो ज़्यादातर विवाह है वो माता पिता की स्वीकृति से ही होता था, उसको अच्छा माना जाता, जिसको ब्रह्म विवाह कहते थे। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन यदि कोई कन्या के अंदर कोई दोष होता था तो ऐसी स्थिति के अंदर पिता या भाई के द्वारा वो दहेज दिया जाता था। वैसे दहेज प्रथा का सामान्य प्रचलन वो नहीं था। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, लेकिन बहुपत्नी प्रथा एक तरह से अपवाद स्वरूप है वो 2 पत्नियां या अनेक पत्नियां रखने का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी निंदा की गई है। जैसे 2 पत्नियों रखने वालों की तुलना रथ की धाराओं के बीच में जो घोड़ा है की जो स्थिति होती है, दो घोड़ों के बीच के अंदर है, 2 रथों के पाटों के बीच में जो घोड़े की स्थिति होती है वही उस पति की स्थिति होती है। मतलब बहुपत्नी प्रथा है उसकी एक तरह से आलोचना की गई है। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या है कि, और जैसे बहुपत्नी प्रथा की आलोचना इस तरह से की गई है कि जुए में हारा हुआ जो व्यक्ति है उसकी स्थिति उसी तरह से होती है जो अनेक पत्नियों से संतापित हो। तो इस प्रकार से बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन वो अपवाद स्वरूप मिलता है। ऋग्वेद काल के अंदर नियोग प्रथा है उसका उल्लेख मिलता है, अर्थात जो विधवा स्त्री होती थी वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए देवर के साथ रह सकती थी। लेकिन कई बार सधवा स्त्रियाँ होती हैं, जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं, वो भी क्या है कि नियोग का प्रयोग कर सकती थी पुत्र प्राप्ति के लिए।
जैसे यदि पति है, यदि नपुंसक है, तो ऐसी स्थिति में अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। ऋग्वेद के अंदर पुरुंदी धौती का उल्लेख मिलता है। पुरुकुत्सानी है, वो क्या है कि उसका जो पति है वो काफ़ी लंबे समय तक है वो अनुपस्थित रहा, वो दूसरी जगह रहा, तो ऐसी स्थिति में उसने है वो नियोग द्वारा है वो पुत्र की प्राप्ति की। तो इस तरह से पुरुंदी धौती और पुरुकुत्सानी है, ये जो नियोग के द्वारा है वो पुत्र प्राप्ति का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या है कि जो स्त्रियों की जो स्थिति है वो अच्छी थी, और ऋग्वेद के अंदर जो स्त्रियों को है वो जो शिक्षा का अधिकार था। एक तरह से क्या है कि स्त्रियों की स्थिति एक आदर्श और गौरवशाली कह सकते हैं। स्त्रियों का सम्मान था, स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, स्त्रियां हैं वो धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकती थी, याज्ञिक अनुष्ठान में भाग ले सकती थी, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था, उत्तम शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी, सभा समिति के अंदर वो भाग ले सकती थी। ऋग्वेदिक काल में लोपामुद्रा है, विश्ववारा है, पोलामी है, सची है, अपाला है, घोषा है, सिक्ता है, श्रद्धा है, अर्चनाना है, गौरववीति है, शास्वी आदि जो विदुषी स्त्रियां हैं जिसको ब्रह्मवादिनी या ऋषिका कहा जाता था, उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। मतलब ऋग्वेदिक काल के अंदर स्त्रियों की स्थिति बड़ी अच्छी थी। और ऋग्वेदिक काल में जो पुत्री है उनका जो प्रमुख जो कार्य था, जो पसंदीदा कार्य था, वो दुहित जो गायों का दूध निकालना था, जिसको इसलिए पुत्री को दुहिता भी कहा गया है। और विवाह से पूर्व है वो जो स्त्री से हैं वो स्त्री की वो स्वीकृति वो प्राप्त की जाती थी। इसका मतलब स्त्रियों की स्थिति अलग थी, सभा समिति में भाग लेती थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल के अंदर है वो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और ऋग्वेदिक काल के अंदर जो जहाँ तक वस्त्र परिधान है वो निवि, वास, अधिवास, 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। कमर के नीचे के वस्त्र को निवि कहा जाता था, कमर के ऊपर के वस्त्र को है वो वास कहा जाता था, और जो साल जैसे ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र है उसको द्रापी या अधिवास कहा जाता था। आमोद पर्वत के अंदर घुड़दौड़ है, धूर्त कीड़ा है, आखेट है, मल प्रचलित थे, संगीत और नृत्य का प्रचलन था। सोमरस है, ऋग्वेद के 9 मंडल के अंदर है वो सोमरस का उल्लेख, सोम देवता के लिए 144 सूक्तों का उल्लेख हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि उत्तरवेदिक काल के अंदर समाज में क्या स्थिति में क्या परिवर्तन आता है। तो उत्तरवेदिक काल के अंदर ऋग्वेद जो सामाजिक व्यवस्था में एक तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आता है कि जो 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलने लग जाता है। ऋग्वेद में तो केवल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, यहाँ उत्तरवेदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का एक स्पष्ट उल्लेख मिलने लग जाता है। और जो वर्ण व्यवस्था वो जाति व्यवस्था में बदल जाती है। जब गुण और कर्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल में, वो उत्तरवेदिक काल में जन्म पे आधारित है, जो वर्ण व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसको जाति व्यवस्था कहते हैं। ऋग्वेदिक काल के समान ही उत्तरवेदिक काल में पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रथा थी, लेकिन एकल परिवारों का उल्लेख भी हमें मिलने लग जाता है। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर एक तो क्या कर्मकांड में और जो विभिन्न प्रकार के संस्कार थे उसमें पुत्र की प्राप्ति है वो आवश्यक थी। इस कारण से स्त्रियों की स्थिति है वो उसमें गिरावट आ जाती है उत्तरवेदिक काल में। और अथर्ववेद में तो यहाँ पुत्र जो 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 पुत्री है उसकी क्या कहना चाहिए, उसके जन्म पर खिन्नता व्यक्त की गई है। और यहाँ तक तो ये मैत्राणी संहिता के अंदर में तो स्त्री को है वो पासा और सुरा के साथ साथ है वो 3 बुराइयों में गिना गया है। इतरे ब्राह्मण के अंदर है वो पुत्री के सभी दुखों का स्रोत माना गया है। और याज्ञवल्क्य के जो संहिता है उसके अंदर तो गार्गी, हालांकि वैधानिक उपनिषद के अंदर गार्गी और याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य जो दार्शनिक वाद विवाद मिलता है, लेकिन जो याज्ञवल्क्य है वो गार्गी को चेतावनी देते हैं कि यदि ज़्यादा बहस मत करनी तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तो इसका मतलब स्त्रियों की उतना सम्मान नहीं था जितना कि ऋग्वेदिक काल के अंदर है। तो एक तरह से क्या है कि गार्गी मैत्राणी संवाद है, इससे ये पता चलता है कि हालांकि स्त्रियों को अध्ययन का अधिकार थोड़ा बहुत था, लेकिन स्त्रियों का सम्मान है वो गिर जाता है उत्तरवेदिक काल में। उत्तरवेदिक काल में जो सगोत्र और सपर्वर विवाह पर प्रतिबंध लग जाते हैं, उसके कारण से भी स्त्रियों की स्थिति के अंदर वो गिरावट आती है। और उत्तरवेदिक काल में बहुपत्नी प्रथा, हालांकि एक पत्नी प्रथा जो बहुपत्नी प्रथा है जिसमें राजा को सैद्धांतिक रूप से 4 स्त्रियां रख सकता है। और मैत्राणी संहिता के अंदर है वो इंद्र की, मनु की 10 पत्नियां हैं, याज्ञवल्क्य में 2 पत्नियां उसकी उसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार क्या है कि उत्तरवेदिक काल के अंदर स्त्रियों की स्थिति के अंदर वो गिरावट है वो नज़र आती है। तो उत्तरवेदिक काल में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था थी, जो एक तरह से वर्ण व्यवस्था का पूरक थी, जिसमें मनुष्य के जो जीवन है उसको व्यवस्थित रूप करने के लिए 4 पुरुषार्थों की आसानी से प्राप्ति की जा सके, उसके लिए आश्रम व्यवस्था की गई थी, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक विशेष व्यवस्था मानी जाती है। तो उत्तरवेदिक काल के अंदर आश्रम व्यवस्था के बीज रूप हमें मिलते हैं।
छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जाबाउल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आगे महाकाव्य काल के अंदर आश्रम व्यवस्था सुस्थापित हो जाती है, लेकिन आश्रम व्यवस्था का उद्भव है वो उत्तर वैदिक काल में मिलना हमें प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर जो 4 वर्णों का जो एक क्लासिफाइड जो सोसाइटी हो जाती है उत्तर वैदिक काल में, जो कबायली सामाजिक व्यवस्था वो क्लासिफाइड जो 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 सोसाइटी में परिवर्तित हो जाती है, जिसका उल्लेख जिसकी पुष्टि हमें जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अलग अलग जो जनेऊ धारण करने का उल्लेख मिलता है। जैसे ब्राह्मण सूत का जनेऊ धारण करेगा, क्षत्रिय सन का करेगा और वैश्य उनका करेगा। शतपथ ब्राह्मण के अंदर तो चारों वर्णों को बुलाने का तरीका अलग अलग था। जैसे ब्राह्मण कोई आता था उसके लिए संबोधन आइए शब्द, रेस्पेक्ट से आइए कहते थे। क्षत्रिय के लिए आओ शब्द का इस्तेमाल किया गया। वैश्य वर्ग के लिए जल्दी आओ और शूद्र के लिए दौड़ करके आओ। इस तरह से संबोधन के तरीके भी एक तरह से ये तय करते हैं कि वर्णों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो गया था। और शतपथ ब्राह्मण में चारों जो वर्ण है उसके लिए अलग अलग जो अंतिम संस्कार है उसके लिए अलग अलग चिता है। जैसे ब्राह्मण के लिए चंदन की लकड़ी है, क्षत्रिय के लिए उससे थोड़ी कमतर लकड़ी है, और शूद्र के लिए घास फूस है, जैसे उसी से जला दिया जाता था। इस तरह से अलग अलग चिताओं का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस काल के अंदर जो ब्राह्मण है, क्योंकि यज्ञों का महत्व बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल के अंदर समाज में, तो यज्ञों का महत्व बढ़ने के कारण से क्या है, इस काल में पंच महायुगों का जो उल्लेख हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो पंच महायुगों और पितृण जो त्रिऋण है उनका उल्लेख में हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इस कारण से क्या है कि जो ब्राह्मणों का महत्व है वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ऋग्वेदिक काल और विभिन्न व्यवसायिक वर्ग है उसका उदय हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो जाति व्यवस्था में बदल जाती है, और स्त्रियों की स्थिति के अंदर हमें गिरावट है वो नजर आती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।